साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में और किस प्रकार से दैनिक जीवन में इन सभी के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, उन पर हमारी आज की क्लास की चर्चा रहेगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊष्मा के साथ में कि किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऊष्मा के संचरण की यदि हम बात करें तो वो तापांतर के कारण होता है। अब तापांतर का तात्पर्य है किसी एक वस्तु का तापमान अधिक होना और दूसरी वस्तु का तापमान कम होना। एक वस्तु का मान लो तापमान क्या है अधिक और दूसरी वस्तु का तापमान क्या है कम, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो मुख्यतः तीन विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि को बोलते हैं संचरण, दूसरी विधि को बोलते हैं चालन, तीसरी विधि को बोलते हैं संवहन। इसके अलावा एक विधि और होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, रेडिएशन या विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था ऊष्मा का संचलन या ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ऊष्मा के मापन की यदि बात करें कि ऊष्मा को आखिर मापा कैसे जाता है, तो उसके मापन के लिए जो मात्रक होता है वो एसआई मात्रक तो होता है जूल। एसआई मात्रक में यदि ऊष्मा को मापा जाए तो उसका मात्रक क्या होता है, जूल। लेकिन यदि अन्य मात्रक देखा जाए ऊष्मा का तो वो एक अन्य मात्रक भी ऊष्मा के मापन के लिए काम में लिया जाता है जिसे हम कैलोरी के नाम से जानते हैं। अब कैलोरी की यदि हम बात करें तो कैलोरी का तात्पर्य होता है 1 ग्राम जो जल है, 1 ग्राम वाटर या 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए, अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा की मात्रा को क्या कह देते हैं, 1 कैलोरी कह देते हैं। तो मात्रक क्या क्या हो गए ऊष्मा की, एक तो कैलोरी और एक जूल। एक कैलोरी और एक जूल। कैलोरी जो है वो बड़ा मात्रक है लेकिन जूल क्या है, ऐसा ही मात्रक है। एक कैलोरी 4.186 जूल से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कैलोरी बड़ा मात्रक है, जूल छोटा मात्रक है, लेकिन जूल एसआई मात्रक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन सा है, जूल। अन्य मात्रक कौन सा है, कैलोरी। कैलोरी होती क्या है, पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, 1 कैलोरी होती है। अब जैसा मैंने आपको बताया ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। विधि हमने देख ही ली, संचरण, चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। अब इन विधियों के विस्तार से हम बात करते हैं कि संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं संवहन, संचारण या चालन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें चालन की, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्शन की। कंडक्शन या चालन की यदि बात करें तो इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इन विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचलन होता है, उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा। लेकिन ऊष्मा का जब संचरण होता है तो जिस माध्यम के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है उस माध्यम के जो कण है वो गति नहीं करते, वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। जैसे यहां कोई ज्वाला अगर जलाई जाती है किसी बर्तन के नीचे, तो ज्वाला क्या पहुंचती है, कहां तक पहुंचती है, कंडक्शन के माध्यम से कहां पहुंचती है, चालन के माध्यम से पानी को क्या कर देती है, इस बर्तन में रखे पानी को गर्म कर देती है। लेकिन ये जो माध्यम के कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं। तो माध्यम के कण, जिस माध्यम से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है उस माध्यम के कणों की बिना गति के यदि ऊष्मा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उस विधि को क्या कह दिया जाता है, चालन कह दिया जाता है। और मुख्यतः जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण इसी प्रकार से होता है। जैसे एक लोहे की छड़ है, एक लोहे की छड़ को यदि हम यहाँ क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने से ये लोहे की छड़ इस सिरे से हम गर्म करेंगे तो ये वाला सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि लोहे के जो ये वाले परमाणु स्थित थे वो इस छड़ में से गति करके यहां तक क्या करते हैं, ऊष्मा पहुंचाते हैं। ये कण गति नहीं करते माध्यम के, अपितु कणों का स्थान अपरिवर्तित रहता है और फिर भी गर्म जगह से, गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस विधि को क्या बोल दिया जाता है, चालन। और इस विधि से ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किसमें होता है, ठोसों में होता है। दूसरे प्रकार की विधि है संवहन। दूसरे प्रकार की विधि कहलाती है संवहन। संवहन में एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो माध्यम के, जो माध्यम है उसके कणों की गति के कारण होता है। यानी माध्यम के कण भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर क्या करते हैं, ऊष्मा का संचरण करते हैं। और हम देखते हैं सूर्य की जो विकिरणें होती हैं, सूर्य की विकिरणों द्वारा वायुमंडल को जो गर्म किया जाता है वो इसी विधि से किया जाता है।
क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो स्थित गैसें होती हैं उनका एक परमाणु गर्म होकर निकटवर्ती परमाणु को उस ऊर्जा का स्थानांतरण करता है और इसी तरह अगले से अगले कण में वो स्थानांतरित होती है और इस तरह क्या होता है, गर्म होता है वायुमंडल। अब इस प्रकार का जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है यह सदैव ऊर्ध्व दिशा में होता है, अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो सकता है, साइड में नहीं हो सकता है, क्षैतिज दिशा में नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी मोमबत्ती को, यदि हम मोमबत्ती को देखते हैं तो मोमबत्ती के यदि हम ऊपर की तरफ, मोमबत्ती की लौ जो जल रही है उसके ऊपर की तरफ यदि हम हाथ रखते हैं तो हमें जलन महसूस होती है, जबकि यदि साइड में, फ्लेम के साइड में हम हाथ रखेंगे तो हमें जलन महसूस नहीं होती। उसका कारण यह है, क्यों? क्योंकि मोमबत्ती की ये जो लौ है इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा हो रहा है? संवहन विधि के द्वारा। और संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्व दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में नहीं होता। इसीलिए मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने पर तो हमें क्या होता है, तापमान महसूस होता है, जलन महसूस होती है, जबकि साइडों में हाथ रखने पर नहीं होती। तीसरा जो उदाहरण है वो है रेडिएशन, जिसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। पहली जो दो विधि हमने देखी, चालन और संवहन, उनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतर क्या था? एक में माध्यम के कण गति नहीं करते और दूसरे में माध्यम के कण गति करते हैं। जबकि रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, यानी अधिक तापमान से कम तापमान की ओर क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे सूर्य की जो विकिरणें होती हैं वो अधिक उच्च तापमान होता है सूर्य का, धरती का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो यहां अधिक तापमान से कम तापमान धरती की ओर सूर्य की विकिरणें आती हैं और किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है स्पेस या अंतरिक्ष में किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, लेकिन फिर भी बिना माध्यम के ये गति करती हुई धरती तक पहुंचती है। उसका कारण क्या है कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है, रेडिएशंस के माध्यम से होता है। तो ये था अंतर चालन, संवहन और विकिरण में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा के संदर्भ में विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा की यदि हम बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह आवश्यक मात्रा होती है जो किसी एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। अर्थात एकांक, किसी भी पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान होता है, एकांक द्रव्यमान का मतलब हो सकता है या तो 1 केजी या 1 ग्राम। इस 1 केजी या 1 ग्राम जो पदार्थ है उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को क्या कह दिया जाता है, विशिष्ट ऊष्मा। उस पदार्थ की क्या कह दिया जाता है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कह दिया जाता है। और इसका मापन किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, रिक्वायर्ड ऊष्मा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए। तो ऊष्मा का मात्रक तो होता है जूल, और कितनी ऊष्मा चाहिए 1 ग्राम के लिए, तो भाग लगा देंगे किसका, द्रव्यमान का। तो इस प्रकार से इसका मात्रक निकल के आएगा जूल, और द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, या तो केजी या तो किलोग्राम होता है या ग्राम होता है। तो इसका मात्रक होकर जाएगा या तो जूल बटा केजी, या फिर इसे केल्विन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केल्विन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि हम जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, अर्थात एकांक द्रव्यमान के जल का, 1 ग्राम जल का यदि तापमान क्या बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो वो ऊष्मा जो होती है वो कितनी होती है, 2200 जूल पर केजी होती है। 1 किलोग्राम का बढ़ाना हो तो कितना, 2200 जूल पर केजी, और यदि 1 ग्राम का बढ़ाना हो तो 1 कैलोरी पर ग्राम। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, या फिर 4200 जूल प्रति केजी होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा का क्रम यदि हम देखें तो अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, और इसका क्रम होता है जल का सर्वाधिक, उसकी अपेक्षा बर्फ का कम, उसकी अपेक्षा लोहे का कम, और उसकी अपेक्षा केरोसिन का और कम। तो हम कह सकते हैं जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी अपेक्षाकृत लोहे का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। यानी कम ऊष्मा देकर भी लोहे का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, लेकिन जल का नहीं बढ़ेगा। ये थी विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। अब गुप्त ऊष्मा की यदि बात करें तो ये भी ऊष्मा की एक मात्रा होती है।
किस उष्मा की मात्रा होती है ये? ऐसी उष्मा जो किसके लिए चाहिए? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए। अर्थात पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान है, अब एकांक द्रव्यमान या तो 1 केजी या 1 ग्राम, या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम या 1 ग्राम पदार्थ का की अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन मतलब या तो उसे ठोस से किस में बदल दिया जाए? द्रव में, या उसे द्रव से गैस में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा कहलाती है। जब यदि ठोस से द्रव में वस्तु को बदला जाता है, किसी पदार्थ को बदला जाता है, उसके लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसको तो क्या कह दिया जाता है? गलन की गुप्त उष्मा कह दिया जाता है। बात करें इसके मात्रक की, और इसी प्रकार यदि किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है वही जूल बटा केजी, जो कि हमने विशिष्ट उष्मा का मात्रक देखा था, वही इसका मात्रक है जूल बटा किलोग्राम, या फिर कैलोरी बटा ग्राम, या फिर इसे कैलोरी पर ग्राम में भी दर्शाया जा सकता है। अब हमने बात की थी दो प्रकार की गुप्त उष्माओं की। पहली गलन की गुप्त उष्मा, जो कि किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम? 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 ग्राम पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसे हम क्या कह देते हैं? गलन की गुप्त उष्मा कह देते हैं। यदि हम बर्फ की गलन उष्मा को देखें, अर्थात 1 ग्राम बर्फ को किस में परिवर्तित करना हो हमें? यदि पानी में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा है वो कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसलिए बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी प्रकार यदि हमें देखनी हो वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो उसका तात्पर्य है 1 ग्राम द्रव को, एकांक द्रव्यमान वाले द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। और यदि जल के संदर्भ में देखें कि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए, जल वाष्प में बदलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो उष्मा की मात्रा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अर्थात 1 ग्राम पानी को किस में बदलने के लिए? वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी, जो कि वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। अब आपने देखा कि वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है वो गलन की गुप्त उष्मा की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि समान तापमान वाला जो पानी होता है उसकी अपेक्षा उसी तापमान की जो भाप होती है वो व्यक्ति को अधिक नुकसान पहुंचाती है। यानी हाथ ज्यादा किससे जलता है? भाप से ज्यादा जलता है, और गर्म पानी से, उसी तापमान का गर्म पानी होगा उससे हाथ कम जलेगा। क्यों? क्योंकि वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होती है, और इस अधिक वाष्पन की गुप्त उष्मा के कारण ये तापमान भी उस भाप में निहित होता है, जिससे भाप के द्वारा जलने से अपेक्षाकृत अधिक जलन महसूस होती है। ये बात करी हमने उष्मा की। अब उष्मा को हमने देखा था कि उष्मा में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? हमेशा जो ताप है उसका स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। और जब ये उष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो पूरा एक सिस्टम या निकाय के रूप में कार्य करने लग जाता है। निकाय का तात्पर्य है कोई भी वस्तु है, ठीक है, यदि किसी आवरण में उस वस्तु को रख दिया जाए और तो उसके बाहर का जो वातावरण हो जाएगा वो तो हो जाएगा बाह्य वातावरण या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये भीतरी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंतरिक वातावरण। और इसके आधार पर दो प्रकार के प्रक्रम हो सकते हैं उष्मा के संदर्भ में। पहला प्रक्रम होता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, अच्छा, ये बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण मिलकर पूरा क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। तो एक प्रकार का प्रक्रम होता है जिसे समतापी प्रक्रम बोला जाता है। इस प्रक्रम में संपूर्ण निकाय जो, ठीक है, संपूर्ण जो निकाय है उसका तापमान क्या रहता है? स्थिर होता है। अर्थात आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में उष्मा जा भी सकती है और बाह्य से अंदर आ भी सकती है। उष्मा का ट्रांसफर होता रहता है बाह्य और आंतरिक निकाय के अंतर्गत, लेकिन पूरे निकाय का जो कुल तापमान है वो क्या बना रहता है? स्थिर बना रहता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोल देते हैं? समतापी प्रक्रम बोल देते हैं। जबकि दूसरे प्रकार का प्रक्रम होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, और इस रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत आंतरिक और जो बाह्य वातावरण है
उस आंतरिक और बाह्य वातावरण में किसी भी प्रकार का उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी निकाय क्या होता है, ना तो वातावरण से क्या लेता है, उष्मा देता है, ना उससे लेता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोल देते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन बोल देते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम बोल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक से प्रसारित होना इसी प्रकार का एक रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है, जिससे CO2 किसमें बदल जाता है। हमने देखा है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO2 को। तो CO2 का एकदम से जम जाना, जिससे वो क्या कहलाने लग जाता है, ड्राई आइस कहलाने लग जाता है, वो किस प्रकार का प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रकार का प्रक्रम है। उष्मा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उष्मा का जो मापन किया जाता है उसको, उसके बारे में पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो उष्मा का जो मापन किया जाता है वो ताप के माध्यम से किया जाता है, और ताप को मापने के लिए जो युक्ति, जो यंत्र होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, तापमापी कह देते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ताप मापने के लिए या ताप पता लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर या तापमापियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तापमापी होता है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना क्या करता है, 0 से लेके 100 तक के बराबर भागों में क्या होता है, बटा रहता है, और उसे 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में हम कह सकते हैं, यानी 0 से 100 डिग्री तक का ये तापमान नाप सकता है। इसी प्रकार अगला पैमाना होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसके अंतर्गत 180 समान भाग होते हैं, यानी एक रीडिंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रीडिंग, फिर नेक्स्ट रीडिंग, इस तरह से 180 समान भागों में, जैसे स्केल बटा होता है 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है वो क्या होता है, 15 भागों में बटा हुआ होता है, पहले 0, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है वो 180 समान भागों में बटा होता है। स्टार्ट कहां से होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और कहां तक जाता है, 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान का ये मापन करता है। 180 समान भागों में ये बटा हुआ होता है। उसके बाद आता है केल्विन पैमाना, जो कि 273 केल्विन से 373 केल्विन की रीडिंग होती है इसमें, और ये भी 100 समान भागों में बटा होता है। सबसे पहला जो रीडिंग चालू होती वो 273 केल्विन से स्टार्ट होती है, और अधिकतम जो रीडिंग होती है वो 373 केल्विन होती है। जैसे यहाँ 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था, न्यूनतम ये और अधिकतम ये। यहाँ कितना था, न्यूनतम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोमर पैमाना। रोमर पैमाना 80 समान भागों में बटा हुआ होता है। स्टार्ट होता है 0 डिग्री रोमर से, 0 रोमर से, और जाता कहाँ तक है, 80 रोमर तक ये तापमान का क्या करता है, मापन करता है। नेक्स्ट होता है द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मामीटर, और ये स्टार्ट होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका न्यूनतम तापमापन होता है, और अधिकतम होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे कुछ तापमापी जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, तापमान मापा जाता है। अलग अलग पैमाने हो गए किसके, तापमान के। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमापियों के कुछ प्रकारों की। तो तापमापियों के कुछ प्रकार यदि हम देखें तो एक प्रकार का तापमापी होता है गैस तापमापी। अब गैस तापमापी को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो हाइड्रोजन तापमापी और एक नाइट्रोजन तापमापी। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तापमापी दोनों ही 500 डिग्री से लेके 1500 डिग्री तक की परास का यथार्थ उच्च प्रकार के जो तापमान है उनका मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्लेटिनम तापमापी होता है एक, जो कि -200 से लेके 1200 डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, यानी अति न्यून तापमान भी माप सकता है और अति उच्च तापमान का भी क्या कर सकता है, ये मापन कर सकता है। नेक्स्ट होता है ताप युग्म तापमापी। पुनः ये भी क्या, लोअर और हायर दोनों प्रकार के तापमान को नाप सकता है। -200 डिग्री जैसे निम्न तापमान को भी नाप सकता है, और 1600 डिग्री जैसे उच्च तापमान को भी नाप सकता है। उसके बाद आता है एल्कोहल तापमापी। एल्कोहल तापमापी का मुख्य कार्य क्या है कि ये निम्न ताप को भी माप सकता है, यानी बहुत कम, माइनस में बहुत कम तापमान जो हो उसका भी ये मापन कर सकता है। क्यों, क्योंकि 115 डिग्री पर जाकर ये जमता है, यानी एल्कोहल जो होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -115 डिग्री होता है। इसलिए माइनस के जितने भी तापमान हैं जो कि -115 डिग्री तक की रेंज के होते हैं उनको भी ये एल्कोहल तापमापी क्या कर सकता है, माप सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी, जिसे पायरोमीटर भी कहा जाता है। ये भी उच्च तापमान को नाप सकता है। 800 डिग्री से ज्यादा का तापमान यदि मापना हो तो इस प्रकार के तापमापी का उपयोग करते हैं, और स्टीफन के नियम पर आधारित होता है।
यदि सूर्य का तापमान मापना हो तो कौन से प्रकार का तापमापी काम में लेंगे? पूर्ण विकिरण तापमापी काम में लेंगे। और इस तापमापी की एक विशेषता है कि ये अपने से दूर स्थित वस्तुओं का तापमान ही मापता है, यानी दूर स्थित, निकटवर्ती नहीं, दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापा जा सकता है जो कि क्या करती हैं? विकिरण उत्सर्जित करें, अर्थात रेडिएशंस को ये मापकर तापमान का अंदाजा लगाता है। तो ये थे कुछ प्रकार के तापमापी जिनके द्वारा ताप का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, टेम्परेचर का मापन किया जाता है। टेम्परेचर का ये जो मापन किया जाता है, ये मापन कुछ यूनिट्स के द्वारा किया जाता है और वो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट है सेल्सियस, जिसे पहले सेंटीग्रेड भी कहा जाता था, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? सेल्सियस। पहले इसी का नाम क्या था? सेंटीग्रेड। इसके अलावा तापमान को केल्विन में भी नापा जाता है, रोमर में भी नापा जा सकता है और फ़ारेनहाइट में भी मापा जा सकता है। बात करें इसके एसआई मात्रक की तो तापमान को मापने वाले हमने 4 मात्रक देखे, लेकिन इनमें से एसआई जो मात्रक है वो कौन सा है? केल्विन इसका अंतरराष्ट्रीय या एसआई मात्रक कहलाता है। परम शून्य ताप की यदि हम बात करें तो जीरो केल्विन का जो ताप होता है वो क्या होता है? परम शून्य तापमान होता है। यदि सेल्सियस में उसे देखें तो वो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। तो ये थे तापमान की कुछ यूनिट्स जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी स्थान का तापमान मापते हैं। अब हमने 4 यूनिट देख ली, कौन कौन सी? सेल्सियस, केल्विन, रोमर और फ़ारेनहाइट। अब एक दूसरे में इनको परिवर्तित करना हो, जैसे हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर को 10 mm कह सकते हैं। तो बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट आपस में क्या रहती हैं? संबंधित रहती हैं। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार से तापमान मापने वाली एक यूनिट को भी दूसरी यूनिट में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है, जैसे C-0/100 F-32/180। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सेल्सियस को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को किस में? सेल्सियस में। इसी प्रकार R-0/80 K-273/100। इन सभी के माध्यम से एक प्रकार के पैमाने को हम दूसरे प्रकार के पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से आप तापमान का परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे तापमान मापी युक्तियों की, जिनमें हमने कुछ प्रकार के थर्मामीटर या तापमापी देखे थे। उन्हीं में से एक प्रकार का थर्मामीटर होता है डॉक्टर थर्मामीटर। डॉक्टर थर्मामीटर सभी के द्वारा दिन प्रतिदिन कभी ना कभी जीवन में यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम हमारे शरीर का तापमान मापते हैं। जब बुखार या फीवर हो जाता है तो उस समय घरों में तापमान मापने का जो कार्य किया जाता है वो इस प्रकार के डॉक्टर थर्मामीटर के द्वारा ही किया जाता है। और इसके द्वारा जो तापमान मापन किया जाता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। इसकी ये रेंज होती है, यानी न्यूनतम तापमान जो ये नाप सकता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ये माप सकता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट की ओर यदि हम जाते हैं, अर्थात 35 डिग्री से 36 डिग्री की ओर यदि हम जाएंगे तो बीच में हमें 5 लाइनें देखने को मिलेंगी। 5 लाइनें मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बांटा हुआ है? फिर बराबर बराबर 5 भागों में बांटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच के तापमान को जो अंतर होता है डॉक्टर थर्मामीटर में वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि 0.2 × 5 यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 35 से 36 के बीच में 5 लाइन, 1 डिग्री अंतर के लिए इसको कितने भागों में बांटा? 5। तो 2 लाइनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके जब भी तापमान का मापन किया जाता है इसके द्वारा, तो हम देखते हैं कि पहले शरीर के किसी आंतरिक भाग, ठीक है, या तो हैंड के नीचे इस तरह से थर्मामीटर को रख के या जीभ के नीचे इस थर्मामीटर को रख के फिर क्या किया जाता है? तापमान मापा जाता है। और जब इसकी रीडिंग पढ़ी जाती है तो जिस स्थान पर इसको रखा गया था वहां से इसको हटा के इसको अपनी आंखों के समानांतर रखना पड़ता है, इस तरीके से रखना पड़ता है, ना कि यूं। तो इस तरीके से रख के इसकी क्या करते हैं? रीडिंग इसके द्वारा मापी जाती है। अब इसको इस तरीके से रखने का कारण क्या है? क्योंकि यदि यूं रखेंगे तो पारा क्या हो सकता है जिसके द्वारा तापमान मापा जाता है वो क्या हो सकता है? गलत क्या है? अंकन दे सकता है, गलत प्रकार से तापमान को दर्शा सकता है। इसलिए इसको आंखों के समानांतर रख के मापते हैं, ना कि लंबवत। अब जब इसके द्वारा तापमान मापन किया जाता है उससे पूर्व
इसका पर क्या किया जाता है, हम देखते हैं हाथ से इस प्रकार से झटका मारा जाता है जिससे इसका तापमान क्या आ जाए, अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाए, 35 डिग्री से नीचे के स्तर पर आ जाए। अब 35 डिग्री से नीचे के स्तर पर आ गया, साथ ही इसमें एक ब्रेकर लगा होता है। ब्रेकर मतलब एक पॉइंट लगा हुआ होता है जो क्या करता है, अपने आप पारे को नीचे आने से रोकता है, अर्थात तापमान के अनुसार ही पारे का स्तर नीचे या ऊपर आता है, अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं गिरता। उसके लिए क्या लगाता है, ब्रेकर वहां लगा रहता है। और इस डॉक्टर थर्मामीटर से हम केवल शरीर का ही तापमान माप सकते हैं, शरीर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के तापमान के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये था डॉक्टर थर्मामीटर। इसी प्रकार का एक अन्य थर्मामीटर होता है लैब थर्मामीटर, जिसमें लेबोरेटरीज में तापमान का मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कितने डिग्री तापमान के परास को नाप सकता है, न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ये माप सकता है। और इसके द्वारा जब तापमान का मापन किया जाता है तो इसे इस प्रकार से समानांतर नहीं रखा जाता, इस तरीके से लंबवत रखा जाता है। आंखों के लंबवत रखकर इसका क्या करते हैं, पाठ्यांक लेते हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर थर्मामीटर में झटका मारना इस प्रकार से आवश्यक था तापमान लेने से पहले, यहां इस प्रकार का झटका मारना आवश्यक नहीं है। अगले प्रकार के तापमापी होते हैं मौसम तापमापी, जिनके द्वारा मौसम का अधिकतम व न्यूनतम जो तापमान है वो मापा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तापमान के मापन की, हम बात कर चुके, तापमापी की हम बात कर चुके। अब देखेंगे दैनिक जीवन में उष्मा से संबंधित कुछ उदाहरण, किस प्रकार से उष्मा के कुछ अनुप्रयोग हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं, उसकी यदि हम बात करें तो देखिए उष्मा हमने क्या कहा था, उष्मा का तात्पर्य है अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान की वस्तु की ओर ताप का स्थानांतरण, वही क्या होता है, उष्मा होता है। तो शरीर के द्वारा भी क्या किया जाता है, इस प्रकार का कार्य किया जाता है। और शरीर द्वारा वातावरण को, यानी हमारे शरीर और हमारे चारों ओर के वातावरण में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो हमने देखा किस माध्यम से होता है, विकिरण के द्वारा। हमने उष्मा संचरण के 3 माध्यम देखे थे, संवहन, चालन और विकिरण। इनमें से हमारा शरीर वातावरण से उष्मा का जो आदान प्रदान करता है वो कैसे करता है, विकिरण के माध्यम से करता है। इसी प्रकार का एक अनुप्रयोग हमें उष्मा का संबंध में दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, सर्दियों में हमारा ऊनी वस्त्र पहना जाना। अब सर्दियों में ऊनी वस्त्र ही क्यों पहना जाता है, उसका पहला कारण तो है कि ऊन जो है उष्मारोधी है। उष्मारोधी होगी तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, जो हीट हमारे शरीर से निकलेगी, जो हीट हमारे शरीर से निकलेगी उस हीट को ये ऊन का जो वस्त्र है वो क्या करने दे देगा, अपने से पार नहीं जाने देगा और वापस हमारे शरीर की ओर ही क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा, ऊन जो है वो कुछ रेशों से मिलकर बनी होती है और उन रेशों के बीच में वायु क्या होती है, फंसी रहती है। और वायु फंसी रहने के कारण वायु की उन रेशों के मध्य क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। और ये परत क्या करती है, शरीर से वातावरण की ओर उष्मा के संचरण को क्या कर देती है, रोक देती है। इसी का एक उदाहरण हमें मिलता है, हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उसके रूप में भी गहरे रंग के कपड़ों का पहनने का कारण क्या होता है कि गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो वातावरण से अधिक उष्मीय विकिरण को क्या करेंगे, अवशोषित। हम देखते हैं कि ब्लैक कलर क्या करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। तो गहरा रंग, जितना गहरा रंग होगा वो उतनी ही मात्रा में ऊष्मा का क्या करता है, ऊष्मा का उतनी ही मात्रा में अवशोषण करता है। यही कारण है कि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं ताकि वातावरण से शरीर को अधिक तापमान मिल सके। ये थे दैनिक जीवन में उष्मा के कुछ अनुप्रयोग। इसी प्रकार का एक अनुप्रयोग हमें पर्यटन स्थलों में भी देखने को मिलता है उष्मा से संबंधित, और उनका नाम होता है स्थल समीर और समुद्र समीर। जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें 2 प्रकार की पवनें चलती हैं, एक तो स्थल समीर और एक समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर को समझने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि सदैव जो हवा चलती है, जो पवन चलती है, उस पवन की दिशा जो होती है वो अधिक दाब से, यानी उच्च दाब से कम दाब की ओर होती है। और अधिक दाब सदैव उस स्थान पर होता है जहां तापमान कम हो, तापमान कम हो। और कम दाब वहां होता है जहां तापमान अधिक हो, तापमान अधिक हो। कम दाब कहां होगा, जहां तापमान अधिक हो, और अधिक दाब कहां होगा, जहां तापमान कम हो। यानी इनवर्सली जो है व्युत्क्रम रूप से संबंधित है दाब और ताप। जहां ताप अधिक वहां दाब कम, जहां ताप कम वहां दाब अधिक होता है।
अब बात करते हैं समुद्र समीर और स्थल समीर की। तो देखिए, दिन के समय, जब दिन में सूरज निकलता है, उस समय जो समुद्र का तापमान है वो क्या होता है, स्थल से कम। यानी समुद्र का तापमान क्या, समुद्र ताप तो क्या हो गया, कम, तो ताप कम हो गया तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक। दाब क्या हो जाएगा, अधिक। ये किसके समय की बात कर रहा हूं मैं, दिन के समय की। दिन में क्या होगा, दिन में समुद्र में क्या होगा, तापमान तो कम होगा, तापमान कम होने से दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जहां ताप कम वहां दाब अधिक। यदि हम धरातल की बात करेंगे, समुद्र के आसपास जो धरातल स्थित है, उस धरातल की यदि हम बात करें तो धरातल में क्या होगा, धरातल का ताप तो क्या होगा, अधिक। ताप अधिक क्यों होता है, क्योंकि धरातलीय सतह है वो अधिक मात्रा में विकिरणों का अवशोषण करती है, किसकी अपेक्षा, समुद्रों के जल की अपेक्षा। तो ताप अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, जब ताप अधिक होता है तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हवा कैसे चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि समुद्र से धरातल की ओर। समुद्र से धरातल की ओर चलने वाली इस हवा को ही क्या बोल देते हैं, समुद्र समीर। तो समुद्र समीर कब चलती है, दिन के समय चलती है। कहां से कहां चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। कारण क्या होता है, तापमान का अंतर। इसी प्रकार रात में ये स्थिति क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। रात के समय में समुद्र में तापमान तो स्थल की अपेक्षा क्या हो जाता है, अधिक। तापमान क्या हो जाता है रात में समुद्रों का, अधिक, और धरातल का क्या हो जाता है, कम। जिससे हवा कैसे चलने लग जाएगी, धरातल से समुद्र की ओर हवा चलने लग जाएगी। इस प्रकार की हवा को बोल देते हैं स्थल समीर। तो ये समुद्री क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने उष्मा से संबंधित कुछ टर्म्स जैसे विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, कैसे उष्मा के स्थानांतरण को मापा जाता है, कैसे तापमान को मापा जाता है, कौन कौन से तापमापी होते हैं, और उष्मा का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, क्या अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।